लाइव हटाइए ना राकेश भैया। आज मैं अपने पत्रकार मित्रों को अपनी ओर से बधाई देता हूं और इस राज्य के अंदर चलने वाली जो सरकार है, जो भ्रम से तैयार और भावना से खेलकर जनादेश लेकर इस प्रदेश में नेतृत्व करने का जो अवसर पाया, मैं समझता हूं कि मैं प्रथम इस सरकार की वर्षगांठ, दूसरी वर्षगांठ और तीसरी वर्षगांठ के में भी आपके सामने आया। आप सभी को याद होगा कि पिछली बार मैंने कोशिश किया, मैं सरकार के मौखिक वायदों को, सरकार के झारखंड के जनमानस को दिए हुए कमिटमेंट को प्रत्यक्ष रूप से ऑडियो विजुअल सिस्टम से आप सभी लोगों को दिखाने का काम किया था। आज 3 साल में भी जब सरकार जनता के दिए दायित्व का उल्लेख करेगी या नहीं भी कर सकती है, लेकिन हमें जनता को याद दिलाना होगा और यही बातें सरकार के लिए चेतावनी होगी कि आपने झारखंड की जनभावना और जनादेश का अपमान किया है। युवाओं को राज्य की अच्छी नीति के नाम पर, नियोजन के नाम पर, भत्ता के नाम पर एक बड़ा आश्वासन के साथ ये सरकार आगे बढ़ी थी और उनका विश्वास लिया था। प्रत्यक्ष रूप से 3 साल पूरा करने की तिथि पे हम आ गए हैं। उनके किए हुए वादे, युवाओं को अधिकार, जो आपका संकल्प पत्र था, सरकार का संकल्प पत्र था, सरकार के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का, राजद का, उस संकल्प पत्र के प्रथम श्रृंखलाबद्ध रूप से अगर हम जाएं तो एक भी संकल्प आपका पूरा होते हुए नहीं दिखता है। आपने इसी प्रदेश के नौजवानों को आश्वस्त किया था कि नीतियां आपके लिए बनेंगी और उसी नीति के आधार पर 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 3 वर्ष बीत गए, आपके वायदे अनुसार 15 लाख नौकरी झारखंड के नौजवानों को मिलना चाहिए। 3 साल में केवल सरकारी नौकरी का डाटा अगर सामने रखें तो तकरीबन 550 नौकरी ही अभी दे पाए हैं। जितना नौकरी दी है उससे ज्यादा लोगों का नौकरी छीन गया है। आपने ऐसे नौजवानों को वायदा किया कि अगर नौकरी देने की स्थिति ना रहेगी तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,000 और ग्रेजुएट के लिए 5,000 रुपया भुगतान किया जाएगा भत्ता के रूप में मासिक। आपने ये वायदा पूरा नहीं कर पाए। आप जितने तरह के आयोग और उनके माध्यम से जो रिक्तियों पर एग्जाम तैयार करने थे, पूरे साल भर आप देखेंगे कि सरकार और सरकार के नेता का रोज अखबार की सुर्खियों पर बहाली की सूचना आती थी।
कि इस साल इतना हजार, शिक्षा विभाग में इतना हजार, वन विभाग में इतना, अलग अलग विभाग बार रिक्तियों पर नियुक्ति की बात और चर्चा रही। घोर निराशा नौजवानों में है। जिस तरह से नियोजन नीति आपने बनाया, स्थानीय नीति के लिए चर्चा किए, हम लोगों ने कहा कि नियोजन नीति स्थानीय नीति का आधार बने। हमने हर जगह पर जब नियोजन नीति के लिए पहल सरकार ने किया, हर जगह पर हम लोग ने ये नहीं देखा कि वो पक्ष है या विपक्ष। इस राज्य के हित में हम लोग ने कहा था कि जो भी कदम सरकार उठाएगी हम लोग उसके साथ रहेंगे, और ये हमारा आंदोलन भी रहेगा। हम पिछले कई वर्षों से इस इशू के साथ हम लोग लड़ते आए हैं। सरकार की नाकामी यहां समाप्त नहीं होती है। रोजगार अधिकार कानून बनाएंगे, भूमि अधिकार कानून बनाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रही सरकार। पूरे 3 साल के महिला पर हुए अत्याचार की गतिविधि देखो। देश की सुर्खियों में रहा झारखंड, और यहाँ की घटनाएं शर्मसार किया झारखंड को। महिलाओं को सुलभ बनाने की संकल्प और चर्चा करने वाली सरकार महिलाओं का आबरू तक नहीं बचा पाई। झारखंड प्रदेश के खान संपदा जिसको बचाने का संकल्प लेते थे, आज देखो एक जिले का रिकॉर्ड। ये सरकार और सरकार के सारे पदाधिकारी या सरकार के यहां तक कि मुखिया तक के ऊपर लांछन है, आरोप लगा है। सरकार आरोपों के ऊपर घिरी हुई है। यहां के लोगों को रोजगार दे पाए ना दे पाए, अपने ऊपर 1000 करोड़ रुपए का अलग अलग क्षेत्र में यहां के खान संपदा के दोहन का आरोप लगा है, और उसके लिए पूरी एजेंसी, पूरा जांच, पूरा टीम चल रहा है। किसान के लिए न्यूनतम रेट तय करेंगे उनके उत्पादन का, कुछ भी पहल नहीं हो पाया। जब 3 साल का अवसर मनाएंगे तो किसान के पिछले साल के अल्प वृष्टि के कारण जो खेती संभव नहीं हुआ उसका मुआवजा बांटेंगे। यह उपलब्धि है सरकार का। सरकार को तो वहां यह आना चाहिए कि अगर बारिश भी सामान्य रूप से ना हो, उस परिस्थिति में हमारा सरकार किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करेगी और उनके आर्थिक स्रोत को कमजोर होने नहीं देंगे। यह होना चाहिए था, उपलब्धि यह होना चाहिए था। मंच पर 29 तारीख को मंच सजता और कहते कि मैं 5 लाख नौकरी लेके आ गया। ऐसा करने में सरकार विफल है। आदिवासी, दलित, वन संरक्षण जैसे विषयों पर भी सरकार 2 कदम चल नहीं पाई है। ये पोथी उनकी है, ये संकल्प उनका है। उन्होंने कहा खान नहीं पर्यटन है, जल जंगल जमीन की सुरक्षा करेंगे। अब देख लीजिए कहां और किसकी सुरक्षा हो रही है। मुझे याद है जब स्कूल बंद हो रहे थे पिछली बार, पिछले गवर्नमेंट के समय में, सरकार जब स्कूल को मर्ज कर रही थी तो पूरा ये विपक्ष, जब ये सरकार के लोग विपक्ष में थे, पूरा गोल बंद होकर एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे, हमारी सरकार को आने दो। सरकार आए 3 वर्ष हुआ, हमारा क्वालिटी एजुकेशन का लेवल गिरेगा, वो बनेगा नहीं। आप बच्चों को पास करा सकते हैं, सर्टिफिकेट बांट सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। जो शिक्षा उसे चाहिए वो दे नहीं पाएंगे। वो न राज्य के अंदर में किसी कंपटीशन के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे, न राज्य के बाहर अपनी नौकरी ढूंढ पाएंगे। जब ये पढ़ लिख कर जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट या अगर हो गए डिग्री लेकर, तो इनके पास कंपटीशन कंप्लीट करने का वो ताकत नहीं रहेगा,
और ये सबसे ज्यादा कहां होगा? ये ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा, एक बड़ी आबादी राज्य गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवार के बच्चे, जिनके सरकारी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं उपलब्ध हो पाया, वो पूर्ण रूप से वंचित हो जाएंगे। और ये कल के शिक्षित बेरोजगार के एक बड़ी फौज आप तैयार करके जा रहे हैं। ना ये अपनी सर्टिफिकेट के कारण, ना आपके खेती बाड़ी के काम से, या फिर आपके न्यूनतम रोजगार देने की योजना से जुड़ पाएंगे, ना ही ये किसी कंपटीशन को कंप्लीट कर पाएंगे। एक भयावह स्थिति भविष्य में होने वाली है। हेल्थ पर देखो, स्वास्थ्य का हाल देखो और उसके मानक को देखो कि डेवलपमेंट के, आप कहते हैं कि मैं तरक्की किया, तो डेवलपमेंट के सारे इंडेक्स को खोल कर रख दीजिए। आपको खड़ा होकर बताना चाहिए कि पिछले सरकार ने अगर 10,000 किलोमीटर रोड बनाया तो मैं 3 साल के अंदर मैं 20,000 रोड बनाकर आपके सामने आया हूं। इस 3 साल में रिंग रोड कंप्लीट नहीं हुआ जी। ये योजना 10 साल से चल रही है, एक काम पूरा नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी मानक हैं डेवलपमेंट के, उस इंडेक्स में झारखंड आगे बढ़ा तो एक एक करके खड़ा होकर बोल दीजिए कि मैं इसमें आगे गया। हर चीज में पिछड़ी हम लोग हैं, हर चीज में पीछे। ये रिजल्ट है, ये परिणाम है इस सरकार का। अपनी पोथी के सारे वायदों को निकाल के मुराबादी में खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगर आपने तरक्की किया है, आपने अपने वायदों को पूरा किया, या जनरल इंडेक्स में आपने अगर कोई डेवलपमेंट में अगर कुछ आगे बढ़े तो उसको खड़ा होकर छाती ठोक कर बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं कर सकते, ये सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाया। सरकार एक काम करने में सफल हुई, संसाधनों का लूट और झारखंड के लोगों के भावना को कुरेदने का काम किया है और उससे खेलने का काम किया है। इसके सिवाय सरकार की कोई उपलब्धि नहीं। और मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा पॉलिटिकल बातें नहीं है, मैं इन जनरल नहीं बोल रहा, मैं आपके विषय रखता हूं। मैं बोलने की मेरी एक अपनी अपने काम करने का तरीका रहा है। या तो आप सीधे अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसके इंडेक्स खड़ा करके बता दीजिए कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, मैंने ये करके दिखाया और मैं इतना कदम चल चुका हूं। और वो भी नहीं तो अपने कमिटमेंट पब्लिक को दिए हुए भरोसे पर खड़ा होकर बोलिए कि मैं इतना दूर आगे बढ़ा। ये दोनों पक्ष पे अगर नहीं बोल पाते हैं तो आपकी फेक बातें होगी, फिर से झारखंड को धोखा देने वाली बातें होंगी। हाँ, आप सरकार हैं, आपकी बातें सुर्खियों में रहेगी। आप नहीं रहेंगी तो एडवर्टीजमेंट के रूप में आप जाएंगे, झारखंड के पैसा का दुरुपयोग आप करेंगे। मैंने इसी सरकार को और यही लोगों को बोलते सुना। अगर इनका कोई विकास होगा तो आप देखेंगे सरकारी जो इश्तिहार के बोर्ड होंगे वहां पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार आपका है, इससे कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन जब वो वास्तविकता का ऑपरेशन होगा आप जीरो आएंगे। ये राज्य की दशा यही है और मैं आवाम से आग्रह करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब सरकारें राज्य के अनुकूल ना चले, आपकी भावना के अनुकूल ना चले, जिस रूप से जो संभावना इस प्रदेश के अंदर में है उस रूप से राज्य सरकार आगे ना बढ़े, तो खुद यहाँ के नौजवानों को सामने आना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को आना पड़ेगा और अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के हित के लिए मोर्चा संभालना पड़ेगा। अब यह समय आ गया है। हमने इन सारे बिंदु पर पार्टी के अंदर विश्लेषण हो रहा है, हमारे सारे इकाई विश्लेषण कर रहे हैं और हम प्रत्यक्ष रूप से आने वाला वर्ष हमारा संघर्ष का वर्ष है और हर इश्यू पर, हर विषय पर, हमारे गांव से लेकर शहर तक उसके दिन ही हमारा छात्र इकाई के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग करेंगे। हम पूरे राज्य के अंदर में इस सरकार की विफलता पर, विधानसभा पर जाने का निर्णय लिया है।
हमारा कार्यक्रम अधिवेशन के त्वरित बाद पूरे प्रदेश में लोगों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी है, जहां पर सीधे तौर पर जाकर पब्लिक से मुखातिब होंगे, उनकी भावना को समझेंगे और अपनी भावना से अवगत कराएंगे। पार्टी की यह तैयारी। ये आंकड़े आपके पास है और मैं खासकर मीडिया हाउस से मैं आग्रह करूंगा कि इस राज्य के हित में आपकी जवाबदेही बड़ी है और आप हमेशा इस भूमिका में रहे। सरकारी आए हैं, सरकारी गई, हमेशा आईना बनकर जनता के बीच में आप रहने का काम किए। इस राज्य की चिंता भी आप में दिखती है। जरूर जब आप मूल्यांकन करेंगे तो सत्ता शीर्ष में रहने वाले या नेतृत्व करने वाले, जनादेश पाने वाले उस सरकार के उन वायदों के साथ मूल्यांकन करना, ये मेरा आग्रह है। या फिर विकास के मानक जो निर्धारित हैं, उस मानक में इस प्रदेश की स्थिति को जनता के बीच में आईने के रूप में रखने का मेरा आग्रह रहेगा। यह काम निश्चित रूप से आप करते हैं, लेकिन मेरी एक विनती भी है कि जब सरकार सामने आए में बैठे जो उनके जिम्मे है, सत्ता में आना लोगों के लिए अवसर होता है और ये सबको मिलता है और इनका सौभाग्य है। परिस्थिति चाहे जो भी रहे, वो आए, उन्हें अपना नेतृत्व दिखाना चाहिए था, लेकिन नेतृत्व का घोर अभाव है। संघर्ष से उनका कोई वास्ता नहीं रहा, इस राज्य के आंदोलन के हिस्सा नहीं रहे। इसलिए कहीं ना कहीं चिंता ये होती है कि राज्य के मूल विषय और आंदोलन के मूल विषय उनसे कोसों दूर रहते हैं। आंदोलनकारी आज भी जिस बेस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, और उसी का आंदोलनकारी आप हमेशा आए दिन देखेंगे कि मोराबादी में या अलग अलग जगहों पर अपने हक के लिए और अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए कभी धारणा, कभी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आइए सब मिलकर पार्टी ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय इन सारे इश्यूज के साथ एक बेहतर झारखंड के इस विश्वास को टूटने न देने का संकल्प पहला हमारा है। ऐसे में जब ऐसी स्थिति बार बार होती है तो झारखंड के लोगों का मन टूटता है, विश्वास टूटता है, युवा का विश्वास टूटता है। हमारा संकल्प है युवा के विश्वास को टूटने न देंगे, उनके विश्वास के बीच में एक कड़ी बनाएंगे और सब जनमानस को लेकर झारखंड को आगे संघर्ष के लिए आगे लाएंगे। यही तैयारी हमारी भविष्य की है। धन्यवाद। सुदेश जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि आपने 3 साल में सरकार के कार्यों का बहुत बेहतरीन मूल्यांकन किया। आप इससे पहले भी थे, आप और अगर इस बातों को ना कहें, इन आंकड़ों पर चर्चा ना करें, तो मेरी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह चढ़ेगा कि आपने क्या किया। तो ये मेरी जवाबदेही है विपक्ष के रूप में, और बड़ी जवाबदेही इसलिए है क्योंकि रीजनल पार्टी लीड संगठन इस राज्य में कर रहा है और हमारा सब्जेक्ट भी रीजनल सब्जेक्ट है, रीजनल पार्टी है और इस राज्य के लिए संघर्ष करने वाला पार्टी। जिन इश्यूज को ये खाली भावनात्मक कहते हैं, उस इश्यूज के साथ हमारा भी पदार्पण और हमारा भी उदय हुआ है। रामगढ़ उपचुनाव में आपकी क्या तैयारी है, किनको सामने लाने की बात है? देखो, ये आएगा पार्टी पटल में, ये निर्णय होएगा, लेकिन पार्टी रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी करेगी चूंकि वो हमारा आजसू पार्टी का एक बेस है। आजसू पार्टी का एक जनाधार का हमारा क्षेत्र है और वहां के लोगों का हृदय में आजसू पार्टी बसता है। हमने अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में, अपने परिणाम का मूल्यांकन किया है और हमारे लोग कोशिश किए लगातार उनके साथ संवाद करें और संवाद करके रामगढ़ को जो नया परिचय हम लोगों ने दिया, उस परिचय को पुनर्स्थापित करने के लिए लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए रामगढ़ में हम आएंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे। सुदेश जी, सरकार के लिए 17 आंकड़ा से मेरा मूल्यांकन है। पहली बार कह रहे हैं कि झारखंडी की सरकार बनी।
यहाँ तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, साड़ी और धोती से हमने पूरा किया। हर पूरे भारत में पहला स्टेट बना जो यूनिवर्सल पेंशन दे रहे हैं। महंगाई से लोगों को राहत के लिए हम पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं और इन सब से तक झारखंडी जन भावना जागृत हो रही है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है और जनता ने इसीलिए सारे उपचुनाव हमें जिता। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि सरकार किसी एक इंडेक्स पर काम नहीं कर सकती। उनकी जितनी भी दलील आप दे रहे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैंने धोती साड़ी दिया, तो ऐसी योजनाएं पहले भी चली है, ये पहला योजना नहीं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि आपने यूनिवर्सल पेंशन दिया, और राज्यों की सरकारें भी ये काम कर रही है और पेंशन देना आपका दायित्व है। तीसरा, आप ये कह रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं, तो सब्सिडी पर मूल्यांकन सरकार को करना चाहिए। कितना बड़ा बजट और कितने लोग इस सब्सिडी के अंदर में अभी तक सेवा ले पाए, आपकी उपलब्धि होगी कि अगर इस राज्य में मोटरसाइकिल कितने हैं, इस राज्य में और कितने हैं, और कितने मोटरसाइकिल ने आपका सब्सिडी का लाभ लिया। सरकार को यह आंकड़ा लेकर रख देना चाहिए, वो आपकी उपलब्धि होगी कि मैंने यहाँ पर इतने लोगों ने हमारा सब्सिडी का लाभ लिया, यह आंकड़ा होना चाहिए। लेकिन जो आखिरी उनका तर्क है कि लोकतंत्र में तो जनता मालिक है और उपचुनाव हम जीतकर ये हम बता कहा रहे कर हैं, रहे जनता हैं, हमारे साथ। मैं ये आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र में ही चर्चा कर रहा हूँ। मैं लोकतंत्र के उस मालिक को ही आह्वान कर रहा हूँ और उन्हीं के आपके दिखाए हुए सपनों पर ही चर्चा कर रहे हैं। एक उनका और आरोप है कि हम नियोजन में भले उतना कदम नहीं चल पाए जितने हमारी घोषणा थी, तो वो कोरोना को भी इस समय बोलते दोषी था और कुछ बाहरी लोगों ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत नियोजन को प्रक्रिया को ऐसे अटका दिया है कि उसमें अब वक्त लगेगा। सरकार शीर्ष होता है। जब चुनाव में आप आए तो आपको चुनाव में खड़ा होकर जिस मंच पे आपने भाषण दिया, आपने कहा मैं आऊंगा तो मैं 70 दिन के अंदर ये करूंगा, मैं 30 दिन के ये करूंगा, मैं 30 के अंदर करूंगा। कहीं ना कहीं आपका वो खड़ा होकर भाषण ही विश्वास बना था और वही जनादेश बना था, वही आशीर्वाद बना था, और उसी को 3 साल में जनता टूटते हुए देख रही है। आप में या तो नहीं लीडरशिप नहीं है, ये सब काम का नीतिगत निर्णय लेने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिसको खड़ा होने में वक्त लगेगा। नीतिगत निर्णय आप एज ए लीडर, एज ए पार्टी, 40 साल से इस प्रदेश में कार्यरत पार्टी, अपने निर्धारित दायित्व जब आता है, जब एकल नेतृत्व का अवसर आता है, तब आप ये सोचने लगे। तब आप सोच नहीं पाए कि यहाँ के लोगों को किस रूप से, विधि संगत रूप से हम नियोजन नीति लेके जाएंगे। आप फेल होते हैं तब ये दलील देना प्रारंभ करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप किस मूल से हैं, किस मिट्टी से हैं, किस समाज से हैं, तब ये चेतना आपकी जागती है। दादा, 2 जो बड़े फैसले लिए, एक तो ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात सरकार ने कही, विधानसभा से पास भी हुआ, और 1932 आधारित स्थानीय नीति, हालांकि दोनों मसला केंद्र के पाले में है। ये गलत है। देखो, कभी भी आप संविधान के से अलग नहीं जा सकते हैं। आपका ये निर्णय लेना कि मैं आरक्षण दूंगा, देखो सरकार और हाईकोर्ट के डायरेक्शन स्पष्ट हैं। मैंने पहले भी कहा है 9 शेड्यूल में जाने वाले विषय भी को भी चुनौती दिया जा सकता है, ये जान रहे थे, ये हो सकता है। दूसरा, आप आरक्षण देने जाते हैं, आप ट्राइबल के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण का निर्धारण आप बड़ा करने जा रहे हैं। तो आप आरक्षण का निर्णय देने के पहले आपका कोई भी संवैधानिक संस्था के माध्यम से आप कहीं पर भी इस संदर्भ में किसी बोर्ड या फिर संवैधानिक संस्था के माध्यम से कहीं मूल्यांकन किया क्या? कोई सर्वे कराया क्या? कोई गणना कराया क्या? जिस रूप से आप आगे बढ़े हैं, मौखिक सरकार नहीं होता, व्यक्ति का बोलना सरकार नहीं होता, संवैधानिक दायरे के अंदर उनके अधिकार के इर्द गिर्द रहकर अपने लोगों को आगे ले जाने का दायित्व है उनका। उन्होंने उससे इतर मौखिक संविधान चलाने का प्रयास किया है। मौखिक संविधान का परिणाम आप देख रहे हैं। कह रहे हैं कि चश्मा का पावर कम हो गया है, हम 30,000 नौकरी देते हैं तो उनको 300 दिखाई देता है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं किसी और की तरह नहीं बोलता। 30,000 नौकरी दिए तो सरकार इश्तिहार छपा दो। सरकार को तो चाहिए, मैं तो बोला मोराबादी चले जाओ, 30,000 लोगों को फिर से टांग कर दिखा दीजिए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, आप समझा दो। खाली वो कौन 30,000 लोग हैं जिसे आपने नौकरी दिया, खाली ये तो बता दीजिए। मैं दूसरे की तरह आरोप नहीं देता, मैं कभी भी तीखी नहीं करता, मैं व्यक्तिगत बोलूंगा। आपने जो किया उसको टांग दीजिए। आप कह रहे हैं कि 60% काम मेरा पूरा हुआ, अगर ये प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा विश्वास के साथ कह के जा रहे हैं, तो 60% जो काम आपने किया अपने वायदों का, उसको मोराबादी या राज्य के सभी इश्तिहार
देते हैं वहां पर टांग दीजिए। एक आखिरी सवाल है मेरा दादा, तो जो 3 साल के बाद सरकार करे कि हम ये किए वो किए, आपने कहा कि अगर लिटमस टेस्ट करा ले सरकार को पता चल जाए, तो क्या ये लिटमस टेस्ट रामगढ़ का उपचुनाव होगा, आप मानते हैं? दोनों अलग अलग महीने हैं। रामगढ़ चुनाव होगा, उसके परिणाम के आकलन भी होंगे, ऐसा होता है हर चुनाव को होता है, और कभी कभी उसे जोड़ के देखा जाता है। लेकिन ये सब बचने का रास्ता हो सकता है। मैं कभी कभी देखता हूँ सरकार उस रास्ते से बचने का प्रयास करती है। क्या उसके बाद रामगढ़ के बाद आपको पलामू में सड़क नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा? पलामू के लोगों को रोजगार नहीं मिला, ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। संतान में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ये समाप्त हो जाएगा? ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता। सरकार माने होता है पूर्ण तो सभी दायित्वों के साथ। केवल एक चुनाव, 2 चुनाव या उपचुनाव आपके परिणाम नहीं होते हैं। चुनाव के परिस्थितियां रहती है, कहीं ना कहीं उस रूप से आगे आएगा। लेकिन आप सभी दायित्व, जो एक मुख्यमंत्री होंगे, सरकार के मंत्री होंगे, तो मंत्री के रूप में आपने अगर शपथ लिया है तो आपको उस विभाग की उपलब्धियों को कहीं ना कहीं पब्लिक के उस दायित्व को पूरा करते हुए दिखाना होगा। सरकार के सबसे ज्यादा विभाग किनके पास है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है। सरकार को फुर्सत है सभी विभाग को देखने का। सरकार कितना बार, कितने फाइल्स उनके पास पड़े हुए हैं, कितने निर्णय पड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि सारे पड़े हुए हैं। एक मुख्यमंत्री को जब 14 विभाग 17 विभाग एक साथ देखेंगे तो कितना समय देना पड़ता है, कितनी फाइलें करनी पड़ती है, ऐसा देखा। इस रूप से मूल्यांकन तो मैंने अभी किया ही नहीं, मैं उसमें अभी जा ही नहीं रहा। मैं इन टोटल भी आप अपने वायदों को ही अगर पूरा कर देते तो मानते कि सरकार कुछ कदम चली है। आपने एक कदम नहीं चला है, राज्य को पीछे धकेल दिया आपने। राज्य इस पैमाने पर था, दोस्त आप दे सकते हैं किसी को, लेकिन इस राज्य को जहां होना चाहिए था कहीं ना कहीं उससे खिसका कर राज्य को नीचे ले गए। तो क्या आप जो सरकार मूल्यांकन कर रही है आपके सहयोगी की, कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को ही कार्यकर्ता बना के भाजपा उतार देती है और एन केन प्रकार सरकार को उलझा जाती है, तो उस पर भी आप कुछ बोलेंगे क्या उनके आरोप है? नहीं, कभी भी किसी विषय पर आरोप लगता है तो उसका स्पष्ट आना चाहिए। जब इस सरकार ने कोई गलत अगर किया ही नहीं है तो सरकार को डर किस बात का? ये जो अभियान शुरू हो रहा है युवा दिवस से, वो कब तक चलेगा? क्या रणनीति है आप लोगों की? कितना लंबा ये पूरा आयोजन है? ये आक्रोश आप देखेंगे जो सड़क पर होगा जब पूरा देश विवेकानंद जयंती का अवसर पर युवा होने का जो अवसर प्राप्त हुआ, विवेकानंद का जो नौजवानों के संदेश है वो पढ़े जाएंगे, तो इस प्रदेश में क्या पढ़ा जाएगा? इस प्रदेश में युवाओं की विफलता, युवाओं को अवसर न मिलना, युवाओं की मेहनत पर पानी फिर जाना, यही चर्चा का मूल विषय होगा। हम लोग उसी दिन संकल्प पार्टी का, हमारा छात्रों इकाई का संकल्प है, हम लोग 12 तारीख को राज्य के नौजवानों के साथ हम लोग सड़क पर होंगे। चूंकि ऐसे भी नौजवानों को सड़क पर ला दिया सरकार ने, तो अब उनके असलियत जगह पर निश्चित रूप से वो आएंगे, सड़क पर रहेंगे। पूरे आंदोलन का नाम क्या दिया, किस तरीके से आएगा ये जानकारी आपको देंगे। अभी उनका मीटिंग चल रहा है, मेरी इकाई मीटिंग कर रही है। इस राज्य मैंने कहा सब्जेक्ट आपको स्पष्ट कर दिया कि राज्य में युवाओं का जो हालत है निश्चित रूप से आएंगे। एक लाइन खाली मैं बोल रहा हूँ इनके संकल्प का, केवल युवा के एक केवल आपने प्रथम रूप से जिस विषय को आपने रखा है, आप इसको पढ़ो ना, हमारा निश्चय युवाओं को अधिकार। इस निश्चय पर कहा है, मैं दूसरी बात तो नहीं बोलूंगा, आप निश्चय का एक लाइन आपने अगर पूरा कर दिया स्टेट में तो हमको बता दीजिए। अब ऐसे परिस्थिति में युवा करेंगे क्या? पढ़ लिख के तैयारी करने वाले किस हालात से तैयारी कर रहे हैं? कभी तो देखो, माँ बाप एक सपना देखता है, नौजवान को लगता है कि इस बार का हम कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम और निश्चित रूप से अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, अपना भविष्य सुधारेंगे। जब ये भी मौका नहीं देते हैं आप, उसके लिए नीतियां बनाते हैं, नीतियां दोषपूर्ण नीति के कारण उसको अपना सफर करना पड़ता है। जो बच्चा उम्र भी तो पार हो रहे हैं, उसके उम्र का ख्याल नहीं रखते। टेट का एग्जाम, टेट जो पास है उनका क्या होगा? आपने कहा था समान काम समान वेतन, ये सरकार का नारा था। जब लोग जो लोग अभी पोजीशन में नहीं है, जैसे 12 टीचर से लेकर जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, इन सभी के लिए आपका नारा था कि समान काम का समान वेतन देंगे।
कहा किसको अपने समान काम का समान वेतन दिया? 500 रुपया बढ़ा देना समान काम का समान वेतन है, किसी को 1000 रुपया बढ़ा देना समान काम का समान वेतन है क्या? ये खिलवाड़ नहीं लगता है कि बेसिक जो इनकम आप तय किए हैं, न्यूनतम वेतनमान भी आप सरकारी सरकारी रूप से काम करने वाले सैया सेविका या जो लोग काम करते हैं इस तरह से रसोईया, इनको नहीं मिलता है। ये चंद पैसे के लिए मोहताज होते हैं। टीचर्स में है, प्रोफेसर में है, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था रखे हैं। उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आप जब चाहे कराएं, जब चाहे निकाल दे। एक अनिश्चित भविष्य के साथ वो लोग काम कर रहे हैं।